दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 के टॉपिक की। हम एक त्रिविमीय सदिश लेंगे और उसका घटकों में वियोजन करेंगे। 3 डायमेंशनल सिस्टम में कोई हम वेक्टर लेंगे और उन्हें अक्षों के जो कोऑर्डिनेट हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनके घटक लेंगे। उन घटकों की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं, कोण फाइंड आउट करने वाले हैं और जो सदिश होगा उसका परिणामी हम यहां पर देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ये हमारे पास में एक कार्तीय निर्देश तंत्र है दोस्तों। इसमें ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और इस डायरेक्शन में हमने ले ली है जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होती है और इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो मूल बिंदु O कहलाता है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, हम एक सदिश लेंगे। जो सदिश हमने लिया है उसको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं दोस्तों। ये जैसे हमारे पास में कोई सदिश है ए वेक्टर। ये जो एक ए वेक्टर है एक्चुअल में ये देखिए दोस्तों इस तरीके से है कि जैसे हमारे पास में ये वाला कोऑर्डिनेट जो जेड कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके से है तथा जो ए वेक्टर है वो इधर आकाश में है इस तरीके से। बट उसको दिखाने के लिए हमारे को बोर्ड पर ही दिखाना पड़ेगा और जो जेड एक्सिस है उसको भी बोर्ड पर इसी तरीके से ही दिखाया जाता है। इसी तरीके से इनको दिखाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये जेड एक्सिस इधर होती है और ये जो ए वेक्टर होता है वो देखिए दोस्तों इस तरीके से है, ऐसे एक्चुअली इस तरीके से है। और एक्स एक्सिस के साथ में ये जो ए वेक्टर है वो हम कंसीडर कर लेंगे अल्फा कोण, वाई एक्सिस के साथ में बीटा कोण और जेड एक्सिस के साथ में गामा कोण बनाए हुए हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको अपग्रेड करता हूं। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये 3D में है, इस तरीके से है दोस्तों। ये हमारे पास में ए वेक्टर है। यदि हम इसको इस तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे ये इस तरीके से है। ये आप लोगों को एक घन दिख रहा होगा और ये घन के विकीर्ण के अनुदिश है। ये घन के विकीर्ण के अनुदिश हमारे पास में परिणामी सदिश है दोस्तों। तो यहां से हम इस परिणामी सदिश ए वेक्टर, जो परिणामी सदिश ए वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस के अनुदिश से घटक कंसीडर कर लेते। तो एक्स एक्सिस के अनुदिश जो घटक होगा दोस्तों वो यहां से लेकर यहां तक होगा और उसको हम ए अक्ष से पुट कर लेते हैं। ए अक्ष वेक्टर से भी दिखा सकते हैं क्योंकि ये एक सदिश है एक्स एक्सिस के अनुदिश। और वाई एक्सिस के अनुदिश जो घटक है दोस्तों वो है हमारे पास में ए वाई, वो यहां तक है दोस्तों। ये जो एक्सिस है वो ऊपर तक जा रही है, ये ए वाई है। और ये हमारे पास में है ए जेड। ये तीनों घटक हैं दोस्तों। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ है कि जो ए वेक्टर है इसको आप इस तरीके से पुट कर सकते हैं, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं हम कि जैसे ये हमारे पास में, इसको थोड़ा सा मैं आगे की ओर मिलाऊं, इस तरीके से इसको भी मिला दें तो ये वाला जो वेक्टर है ये है हमारे पास में ए एक्स, ये वाला है ए जेड। तो इन दोनों का परिणामी इधर इस डायरेक्शन में होगा जो कि ए एक्स प्लस ए जेड के बराबर होगा। ये ए एक्स प्लस ए जेड के बराबर है। ये वाली जो वैल्यू है वो ए वाई के बराबर है। तो इन दोनों का जब परिणामी निकालेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। ये ए एक्स प्लस ए जेड है, ये ए वाई है, तो ये ए वेक्टर आ जाएगा ए एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई। यही मैंने यहां पर पुट किया है।
दोस्तों एक बार फिर से समझ लेंगे कि मैंने यहाँ पर त्रिभुज सदिश नियम लगाकर ही इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया है। एक बार देखेंगे, समझेंगे कि ये 3 डायमेंशनल है। थोड़ा सा हमारे को दिमाग में 3 डायमेंशनल के रूप में ही इसको लेकर चलना है कि जैसे ये वाला जो घटक है वो इस तरीके से है, ये तो ax है और ये है az, और ये हमने लिया है इस तरीके से, ये वाला बिंदु यहां पर, इस वाले बिंदु को मैं नाम दे देता हूं b, इस वाले बिंदु को हम नाम दे देंगे p नाम दे दिया हमने। तो ये जो OB के अनुदिश घटक है ये इस तरीके से है, ये तो OP तो ऐसे है, और इससे यदि हम इस तल के अंदर घटक लंब खींचें तो ये यहां पर हमारे को बिंदु B मिलेगा, जिसको हमने बोर्ड पर यहां दिखाया है। तो इस अक्ष और इस अक्ष के अनुदिश यहां पर इस दिशा में है OB, और ये जो OB है वो इस और इस यहां पर ये जो एक हमारे पास में चतुर्भुज बन रहा है, उसका चतुर्भुज की बजाय ये जो चतुर्भुज है वो आयत के रूप में है, इसका विकीर्ण है ये। तो विकीर्ण के अनुदिश जो घटक होगा वो ये, इसकी जो वैल्यू होगी वो ax प्लस az के तुल्य होगी। ये वाली वैल्यू b से p तक और ay के समांतर है, बराबर परिमाण का है। तो ये तो ax प्लस az हो गया, ये हो गया ay। तो इन दोनों का फिर सदिश योग करेंगे तब हमारे पास में a मिलेगा, जो कि मैंने यहां पर पुट कर दिया है, a वेक्टर इक्वल टू ax प्लस ay प्लस az के तुल्य। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं। अक्ष के अनुदिश घटक हमने लिया है, अक्ष के अनुदिश जो घटक लिया है उसको हमने ax से लिखा है, y अक्ष के अनुदिश जो घटक लिया है उसको हमने ay से लिखा है, और z एक्सिस के अनुदिश जो घटक है उसको हमने az से लिखा है। दोस्तों अब ये जो घटक हैं यदि हम इनको सदिश के रूप में व्यक्त करें तो इस तरीके से हम इनको दिखा सकते हैं। ये जो सदिश के रूप में दिखाने का तरीका है इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, एकांक सदिश की फॉर्म में इसको पुट किया जा सकता है कि जैसे अक्ष एक्सिस के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो होता है आई केप, y एक्सिस के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो j केप, और z एक्सिस के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो होता है k केप। ये तीनों लंबवत सदिश हैं। तो जो i केप है वो होगा सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण, तो a अक्ष वेक्टर अपॉन में a अक्ष आ जाएगा। ये a अक्ष वेक्टर का जब परिमाण लेंगे तो उसको सिर्फ a अक्ष से पुट कर सकते हैं। यहां से आप देखेंगे दोस्तों कि जो a अक्ष है उसको आप a अक्ष i केप पुट कर सकते हैं। तो ये जो a अक्ष वेक्टर है इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, a अक्ष i केप। ये जो a y वेक्टर है इसको आप a y j केप से पुट कर सकते हैं, और ये जो a z वेक्टर है इसको हम a z k केप से पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास में अक्ष y और z एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश हैं, आई केप, जे केप और के केप। तो देखिए दोस्तों यहां पर इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, a वेक्टर इक्वल टू a अक्ष आई केप, फिर प्लस में a y जे केप प्लस में a z के केप से पुट किया जा सकता है। देखिए हमने परिणामी ज्ञात करने का आप लोगों को एक तरीका बताया है कि किसी भी सदिश को यदि आई केप, जे केप और के केप के गुणांकों के पदों में रखा गया है तो उनका परिणामी लिखने का तरीका है कि आई केप के गुणांक का वर्ग प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग प्लस के केप के गुणांक का वर्ग, फिर उसका अंडूड कर देंगे दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर जो परिणामी है उसको लिखने का जो तरीका है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, ए सदिश का जो परिमाण है वो a के बराबर होगा आई केप के गुणांक का वर्ग, तो इसका मतलब हो गया ए एक्स स्क्वायर, जे केप के गुणांक का वर्ग ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तीनों का वर्ग कर दीजिए, जोड़ दीजिए, अनडूड कर दीजिए, तो हमारे पास में टोटल वैल्यू आ जाएगी, परिणामी सदिश आ जाएगा। ये इन तीनों सदिशों का परिणामी है ए वेक्टर। इनके घटकों का यदि हम सदिश योग करेंगे तो जो ए वेक्टर है, जो मूल सदिश है, वो हमारे पास में आ जाएगा। यहां पर आप यदि आप लोगों को इस तरीके से ये समझ में नहीं आता है तो आप पहले दो सदिशों का परिणामी निकाल लीजिए,
फिर जो दो सदिशों से नया सदिश आए, फिर उसका इस सदिश के साथ में परिणामी निकाल लीजिए। हालांकि वैल्यू यही निकलने वाली है। जैसे यदि हमारे पास में ये दो सदिश होते तो इन दोनों सदिशों का परिणामी हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आता। फिर उस सदिश के अकॉर्डिंग यदि इसका हम निकालते तो यहां पर ए जेड स्क्वायर और आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे पास में आ गए हैं ए का परिमाण। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो ए वेक्टर है वो एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में तथा जेड एक्सिस के साथ में जो कोण बनाते हैं उनका मान क्या होगा, किस तरीके से उनकी वैल्यू पुट की जा सकती है दोस्तों। तो एक्स एक्सिस के साथ में हम ये कंसीडर कर लें कि जो वैल्यू है ए वेक्टर है वो अल्फा कोण बनाए हुए हैं, वाई एक्सिस के साथ में बीटा कोण बनाए हुए हैं तथा जेड एक्सिस के साथ में गामा कोण बनाए हुए हैं। एक बार इस डायग्राम को फिर से समझ लेंगे। जेड एक्सिस इस मेरे डस्टर के अकॉर्डिंग है और ये जो ए वेक्टर है वो इस तरीके से है दोस्तों, ऐसे इस तरीके से मौजूद है। अब इस सदिश और इस एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है ये ऐसे है ए वेक्टर, तो इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो है बीटा, और इधर जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस और इस ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है गामा। अब यहां पर इन सबको समझना पड़ेगा दोस्तों कि यहां पर ये हमारे पास में ए वेक्टर है, ये इधर इस दिशा में है ए एक्स, इस ए एक्स इससे मैं इस वाले बिंदु से इस एक्स एक्सिस के ऊपर लंब डालूंगा, लंब डालकर एक ट्राइंगल का निर्माण करूंगा। तो ये वाला जो एंगल है वो तो अल्फा है, हमारे को इस के अंदर जो घटक है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से इसके ऊपर जब हम लंब डालेंगे दोस्तों, इस तरीके से जब लंब डालेंगे तो वो ए एक्स के इस वाले पॉइंट पर आकर मिलेगा, इस जगह पर आकर मिलेगा। तो ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बन जाएगा, ये ए एक्स इधर हो जाएगा, ये हमारे पास में ए हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारे पास में अल्फा है ही, तो हम उसमें कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अल्फा कोस अल्फा बराबर आधार बट्टे में कर्ण, आधार हमारे पास में ए एक्स है और कर्ण हमारे पास में ए है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। माना ए वेक्टर एक्स एक्स वाई एक्स व जेड एक्स के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाए हुए हैं, अल्फा बीटा गामा कोण बनाए हुए हैं, अल्फा बीटा गामा कोण बना रखा है दोस्तों। तो यहां से हम सर्वप्रथम ज्ञात करेंगे कोस अल्फा। कोस अल्फा बराबर क्या आएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, एक बार इसको फिर से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास में जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में है और ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है, ए वेक्टर इस तरीके से ले रहे हैं, ए वेक्टर तथा एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास में अल्फा है। और यदि हम इसके इस वाले पॉइंट से, ये ऐसे है सदिश इस तरीके से, इस वाले पॉइंट से इसके ऊपर लंब डालें, ये वाली वैल्यू है वो तो ए एक्स है, ये वाली वैल्यू है वो ए है, ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है। यहां से इसके ऊपर लंब डाल दिया तो हमारे पास में ये एक ट्राइंगल बन गया ऐसे। एक बार समझ लेंगे, ये इस डस्टर के अकॉर्डिंग तो है ए, इसके अकॉर्डिंग है ए एक्स, ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास में है अल्फा। तो यहां से इस ट्राइंगल के अंदर हम कोस अल्फा निकालेंगे, तो कोस अल्फा बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण। तो क्योंकि ये तो इस अल्फा के सामने वाली भुजा ये तो लंब होगी, ये लंब होगी, लंब की हमारे को जरूरत नहीं है, लंब का पता भी नहीं है कितना है। कर्ण हमारे को पता है 1 के बराबर है और आधार ax के बराबर है, तो यहां से कोस अल्फा निकल जाएगा। तो लंब तो हमारे पास में है, सॉरी दोस्तों, इसमें होता है आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। तो जो आधार है दोस्तों वो तो है हमारे पास में ए अक्ष, और जो कर्ण है वो है हमारे पास में ए। आप इसको ए अक्ष बट्टे में इस तरीके से भी ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर की फॉर्म में भी इसको
रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोस अल्फा को हम कहेंगे, जो सदिश है उनके रेस्पेक्ट दिक् कोजा कहते हैं। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ए वेक्टर सदिश है उसकी अक्ष एक्सिस के अनुदिश दिक् कोजा, उसका घटक के रूप में इसको लिखा जाएगा, एल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि जो ए अक्ष है उसकी वैल्यू आ जाएगी, इधर से इसको गुणा कर देंगे तो ए कोस अल्फा, ए अक्ष बराबर ए कोस अल्फा। इसको इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं। इसको हम दोस्तों नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब हम बात करेंगे cos बीटा कैसे निकलेगा। एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, ये हमारे पास में है ए वेक्टर। अब की बार इससे हम y एक्सिस के ऊपर लंब डालेंगे, और लंब डालेंगे तो y एक्सिस के अनुदिश जो भी वैल्यू होगी वो ay होगी। ये हमारे पास में a है, ये वैल्यू ay है, और इसके बीच का जो एंगल है वो बीटा है। cos बीटा बराबर हम निकालेंगे तो cos बीटा बराबर ये वाली जो वैल्यू है वो तो हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार, और ये हो जाएगी कर्ण। तो यहां से हमें दूसरा जो घटक है वो अब देखते हैं क्या निकल कर आता है। चित्र से ही देखिए, cos बीटा बराबर भी आधार बट्टे में कर्ण, और इस डायग्राम के अंदर जो आधार होगा वो तो हो जाएगा ए वाई, और कर्ण होगा वो होगा ए। इसको हम ए वाई बट्टे में ए अक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट इस तरीके से पुट कर सकते हैं। यहां पर ए वाई इक्वल टू ए कोस बीटा इसको लिखा जा सकता है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि ये हमारे पास में है ए वेक्टर, जेड एक्सिस इस दिशा के अनुदिश है, जेड और ए वेक्टर के बीच का एंगल गामा है, और यहां से यदि हम कोस गामा निकालेंगे तो आधार तो ये हो जाएगा ए जेड, कर्ण ये हो जाएगा। तो चित्र से एक बार फिर से देखेंगे। अब की बार जो एंगल है वो है गामा, कोस गामा बराबर आ जाएगा ए जेड बट्टे में जे है ए, इसको हमें ए जेड बट्टे में ए अक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट पुट कर सकते हैं। इस वाली वैल्यू को हम m मान दे दें, इस वाली वैल्यू को n मान दे दें, जहां l m n ए वेक्टर की अक्ष एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अनुदिश दिक् कोजाएं कहलाती है, दिक् कोजाएं कहा जाता है दोस्तों। तो हमारे पास में यहां से जो वैल्यू है वो एक ए जेड की वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूं, ए जेड बराबर आ जाएगा ए कोस गामा, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 5। तो हमारे पास में समीकरण 3, 4 और 5, इनका वर्ग करके हम यदि जोड़ कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगी वैल्यू। देखिए दोस्तों, या आप यहां से एल एम एन इनका भी वर्ग करके जोड़ देंगे तो हमारे पास में एक रिजल्ट निकल कर आएगा। समीकरण देखिए, उपरोक्त समीकरण से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो एल एम और एन है वो ए वेक्टर की दिक् कोजाएं कहलाती है। अब यहाँ पर हम इनके वर्गों का योग करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो देखिए क्या निकल कर आएगा। ये यहाँ से हमारे पास में इनकी जो वैल्यू है वो है कोस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि एल का जब वर्ग करेंगे तो जो कोस अल्फा है वो एल के बराबर है, तो एल स्क्वायर बराबर जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। इन तीनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं।
हमारे पास में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर ये तो है ही, और इनकी वैल्यू भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए क्या निकल कर आएगा। पहले एल का वर्क करेंगे तो हमारे पास में ए अक्स का स्क्वायर बटे में यहाँ से जब इसका वर्क करेंगे तो इसका अंडररूट हट जाएगा, अंडररूट हट जाएगा तो ए अक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आ गया, फिर प्लस में ए वाई स्क्वायर अपॉन ए अक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आ गया, फिर प्लस में ए जेड स्क्वायर अपॉन ए अक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर निकल कर आएगा। ये जो वैल्यू है दोस्तों क्या है आपके पास में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा के तुल्य है, जो कि इन तीनों में से हमारे पास में एलसीएम आ गया ए अक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास में आ गया ए अक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हमारे पास में आ गया ए वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से आ गया ए जेड स्क्वायर। ये वाली सेम वैल्यू है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 1 के इक्वल। इसका मतलब हो गया कि जो सदिश है हमारे पास में उनकी अक्षों के अनुदिश दिक्कोजों के वर्गों का योग, दिक्कोजों के वर्गों का जो योग है वो 1 के तुल्य होता है। ये रिजल्ट आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। हम देखिए दोस्तों जानते हैं एक रिलेशन की हम कोस थीटा बराबर पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले के अंदर भी इसी तरीके से पुट करने वाले हैं। तो इसको हम क्या लिख दें दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये जब 1 और 1 यहाँ से हमारे पास में 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आ गया। इस 1 को यदि हम बराबर के इस तरफ ले जाएं, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा को दूसरी तरफ ले जाएं, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा प्लस में हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इन तीनों का जो योग है 3 माइनस 2 के बराबर आएगा। और जबकि इनके कोस की फॉर्म में यदि इनका योग करें तो वो 1 के तुल्य होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इस वीडियो के अंदर त्रिविमीय जो सदिश है उनके घटक देखे, घटकों की वैल्यू देखी कि जो ए एक्स है उसकी वैल्यू ए कोस अल्फा, बी अक्स ए वाई की वैल्यू ए कोस बीटा और ए जेड की वैल्यू ए कोस गामा, जहां पर अल्फा बीटा और गामा अक्स एक्सिस वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस के अनुदिश ए वेक्टर के साथ में बनाए गए कोण है। इसके साथ में जो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा है उनको LMN से लिखा, जो कि दिक्कोजय हैं, और इन दिक्कोजयों के वर्गों का योग 1 के इक्वल होता है और कोजयों के वर्गों का योग 2 के इक्वल होता है। देखिए ये जो साइन थीटा है कोस थीटा है, इनकी जो वैल्यू है एक दूसरे में कन्वर्ट करके हम ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक जो रिजल्ट आया था कि ये वाली जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर के इक्वल होती है, वो हमने शुरू में ही बता दिया था दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को सदिशों का त्रिविमीय संयोजन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।